हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलो मैं आपको पूरा पृथ्वी घुमा के ले आता हूँ। देखो ये हमारा है पूरा प्यारा पृथ्वी, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे कहाँ आ गए हम लोग। उसी तरीके से चलते हैं हम कहाँ पर, अपना प्यारा भारत। देखो ये आपको मैंने क्वेश्चन पूछा था पिछली वीडियो में कि सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन, तो लॉन्गेस्ट अगर स्टेट की सिर्फ पूछेगा ना तो गुजरात होगा, फिर आंध्रा होगा दूसरे नंबर पे। लेकिन आपको अगर यूनियन टेरिटरी पता होना चाहिए कि 9 यूनियन टेरिटरी है, तो उसमें से एक यूनियन टेरिटरी है क्या है, ये क्या काउंट करते हैं पता है, इनके पेरीफेरी काउंट करते हैं। इन पूरे जैसे ये टेढ़ा मेढ़ा, तो ऐसा नहीं कि सीधा काउंट कर लेंगे, ये टेढ़ा मेढ़ा भी काउंट करेंगे। इसलिए तो गुजरात ज़्यादा है, जबकि आंध्र प्रदेश ज़्यादा। वहाँ पे देख रहा है आपको लॉन्गेस्ट लग रहा होगा आंध्र प्रदेश, लेकिन फिर भी इसका ज़्यादा, क्योंकि ये टेढ़ा मेढ़ा भी काउंट करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, देख रहे हो। इनके पेरीफेरी हर यहाँ पे लगभग 600 से ज़्यादा आइलैंड है। ये अंडमान एंड निकोबार एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, इसमें लगभग 600 से ज़्यादा आइलैंड, और हर आइलैंड का कोस्टल एरिया क्या होगा, उसका पेरीफेरी होगा, इसका पेरीफेरी, इसका चारों तरफ का बाउंड्री। तो सोचो कि 600 से ज़्यादा आइलैंड है, सबका बाउंड्री काउंट करेंगे तो इसी का ज़्यादा होगा ना, ठीक है। और ये हमारा काफ़ी सुंदर है, काफ़ी ही नेचुरल ब्यूटी है। यहाँ पे कोरल रीफ पाया जाता है, काफ़ी फेमस है। लोग हमारा भारत नहीं घूम पाता है, पहले लोग कहाँ घूमने चले जाता है, स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड से घूम के देखता है स्विट्जरलैंड, बोलता वाह क्या स्विट्जरलैंड है, और वहाँ से कोरोना ले आता है। पहले अपना भारत तो घूमो यार, क्योंकि आपके स्कूल में ना तो ये सब चीज़ पढ़ाया जाता है, ना ही आपके पेरेंट्स, अगर कोई थोड़ा बहुत भी पढ़े लिखे हैं तो डायरेक्ट स्विट्जरलैंड जाता है। अपना पहले भारत को तो घूमो, इतने सारे हिल स्टेशन। उत्तराखंड में एक नंदा देवी है, फ्लावर है ना, वैली ऑफ द फ्लावर, इतना खूबसूरत, इतना प्यारा है। इतने सारे हिल स्टेशन है वेस्टर्न घाट में, हिमालय में इतने सारे, मनाली में इतने, मतलब बहुत जगह है। आप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को गवर्नमेंट मतलब टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे काम करे। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ एक नील आइलैंड, इसका नाम नया नेम चेंज करके शहीद आइलैंड किया। देखो इतना खूबसूरत है, आप एक बार घूमने तो जाओ। देखो आप बिल्कुल 5,000 रुपये में आप जा सकते हैं, आपके एक आदमी का किराया। आप बाहर जाते हो, विदेश जाते हो, कितना का वीज़ा करते हो, कितने का ये करते हो, वीज़ा और पासपोर्ट बनाने में कितने महीने, 2-3 महीने लगते हैं। और ये देखो अपना प्यारा भारत, इतना आप यहाँ नहीं घूमने जा सकते हो। देखो कितने सारे ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है। देखो भरतपुर बीच है, यहाँ पे आप घूम सकते हो। पूरे इस तरह का बहुत सारे हैवॉक आइलैंड है, स्वराज आइलैंड है, ठीक है। हैवलॉक आइलैंड का नया नाम स्वराज आइलैंड है ये। और देखो हम इंडोनेशिया के कितने, सबसे जो लास्ट पॉइंट है हमारा ये इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है कि इसका लैटिट्यूड क्या है बताना है, और ये जो मेन लैंड है हमारा भारत का, इसका लैटिट्यूड क्या है, इसका लैटिट्यूड, ठीक है। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे पहला चैप्टर में, लोकेशन एंड साइज में। तो ये देखो हमारा यहाँ तक अपना टेरिटरी है, यहाँ तक, इसी को तो बोलते हैं टेरिटरी। ये तो हमारा बाउंड्री हो गया, लेकिन टेरिटरी में ये सब भी आ जाएगा। तो हम देखो ये देख रहे हो आप 3 कंट्री, एक है आपका मलेशिया, और यहाँ छोटा सा आइलैंड है सिंगापुर, और ये है इंडोनेशिया। पूरी के पूरी ये जो आइलैंड कंट्री है, ये इंडोनेशिया का एक स्टेट है, इसे हम बोलते हैं सुमात्रा स्टेट, इंडोनेशिया का है। और ये मलेशिया, सिंगापुर काफ़ी न्यूज़ में है। यहाँ के काफ़ी सारे लोग कहाँ आ गए थे भारत में, मरकज़ में, है ना, तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग। और फिर इन लोगों ने पूरे भारत में ये फैला चुका है कोरोना, अलग अलग स्टेट में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के 30% आज के डेट में भारत में जो कोरोना है वो रिलेटेड टू तबलीगी जमात। और मैक्सिमम कहाँ से आए थे, ये मलेशिया, ठीक है। तो यहाँ पे तबलीगी जमात काफ़ी अच्छे से काम होता है, यहाँ पे इनके काम होता होगा शायद। और फिर ये सिंगापुर है, और ये देखो ये पैसिफिक ओशियन है, ये इंडियन ओशियन है। ट्रेड देखो, चाइना दुनिया का सबसे ज़्यादा क्या करता है, यहाँ पे ये इंडस्ट्रीज़ है, फैक्ट्री में सामान बनता है, और इस सामान को पूरे इंडिया में और इन सारे देशों में, अफ्रीका में, अरब्स कंट्री में बेचने के लिए यहाँ से पास करता है। और यहाँ एक ही स्टेट है, एक मतलब एक नैरो चैनल जो होता है सी में, उसे हम बोलता हूँ स्टेट। इस स्टेट का नाम है मलक्का स्टेट, ठीक है, काफ़ी फेमस है। तो पहले अपना प्यारा भारत घूमो, देखो कितना ब्यूटी है। कश्मीर घूमो, उत्तराखंड के बहुत सारे स्टेट है, हिल स्टेशन है, हिमालय में बहुत सारे हिल स्टेशन है, यहाँ पे भी बहुत सारे वेस्टर्न घाट में हिल स्टेशन है, ये घूमो। फिर बाद में स्विट्जरलैंड जाना, पहले ही स्विट्जरलैंड घूम के बोलता वाह क्या स्विट्जरलैंड है, वहाँ से ले आता कोरोना भर भर के पूरे भारत में फैला देता है। थोड़ा सा पैसा वाला हुआ, क्योंकि ये सब नॉलेज आपको कि हमारा देश कितना प्यारा है, हमारा देश कितना खूबसूरत है, कितना नेचर है हमारे देश में, नेचुरल ब्यूटी है। आपके ना तो स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना आपके आसपास वाले कोई जानते, बस यही जानते हैं स्विट्जरलैंड, वाओ, ठीक है। तो देखो चलो फिर इसी बात पे आप स्विट्जरलैंड का कैपिटल और करेंसी बताओगे, ये स्विट्जरलैंड है, ठीक है। आसपास भी देख लिया करो, ये मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पे देखो टेरेनियन सी, और यहाँ पे है एक एडियाट्रिक सी, ठीक है।
समझ में आया। स्विट्ज़रलैंड के भी आसपास कंट्री देख लिया करो आप कि ये फ्रांस है और इनके साथ यहाँ कौन है, जर्मनी है। और आज के डेट में, चलो ये आज के डेट में जो भी आप जर्मनी, फ्रांस, इटली देख रहे हो ना, ये पूरे के पूरे एक इटली है, इनका कैपिटल रोम है, ठीक है, ये रोम। ये उस समय नहीं था। चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो देखो जो आज के डेट में आप देखा था इटली, ठीक है, वो उस समय बिल्कुल भी नहीं था। देखो है कोई इटली है, कितने सारे टुकड़ों में बटे हुए हैं, ये कितने सारे टुकड़ों में बटे हुए जर्मनी। तो ये सब का क्या रीज़न था, मैं आपको यहाँ पे पढ़ाया था। देखो पिछले वीडियो में ये पढ़ाया था ना कि मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि इफ़ लुक एट द मैप ऑफ द मिड 18th सेंचुरी यूरोप, आपके पास कोई भी नेशन स्टेट नहीं है, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपके लिए, मैं पिछले वीडियो में देने भूल गए थे। ये एक्सप्लेन द मेजर पॉलिटिकल फीचर ऑफ मिड 18th सेंचुरी। मिड 18th सेंचुरी का मतलब लगभग 1760s के आसपास जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था, तो क्या पॉलिटिकल फीचर्स था। मतलब वहाँ पे कोई भी नेशन स्टेट नहीं था, नेशन स्टेट एक स्टेट था, और इसमें एक ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, यहाँ पे बहुत सारे बाहर के लोग आके यहाँ पे मोनार्क गवर्नमेंट था, ठीक है। या फिर इस तरह से मिड 18th सेंचुरी में देयर वाज नो नेशन स्टेट इन यूरोप। तो आपको सपोर्ट करना है ना, विथ 4 एग्जाम्पल। तो इस पैराग्राफ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसके आंसर्स भी आप यहाँ से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आज आंसर भी दे दिया है। अब उसी तरीके से अगला जो नेक्स्ट पैराग्राफ आपको पढ़ाया था यहाँ से, इस वाले से क्या पढ़ाया था कि जब 1760 में ये पूरे यूरोप है, मान लेते हैं ये नॉर्दर्न और ये सदर्न, ये ईस्टर्न और ये वेस्टर्न। तो वेस्टर्न पार्ट सबसे ज़्यादा किसके साथ कनेक्टेड है, सी के साथ कनेक्टेड है। देखो वेस्टर्न पार्ट सी के साथ कनेक्टेड है, तो ये काफ़ी पावरफुल था। यहाँ पे ट्रेड और बिजनेस होता था, तो यहाँ पे पीजेंट ग्रुप कम था, लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट आफ्टर 1760s के बाद बोले थे ना। इसी का हम पूरे के पूरे चैप्टर में सिर्फ हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का इम्पैक्ट पढ़ रहे हैं, उसका आउटकम्स, उसका सिग्निफिकेंस, सब सिनोनिम्स वर्ड है वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद आने के बाद क्या हुआ था कि एक नया मिडिल क्लास उभर करके आया था। उस मिडिल क्लास का नाम क्या था, जो नया मिडिल क्लास आया था उसका नाम है आपका इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन या प्रोफेशनल। जब ये लोग पढ़े लिखे तो यही लोग बाद में इनको क्या कहलाया, न्यू मिडिल क्लास। यही लोग बाद में इनके लिबरल नेशनलिज्म कहलाए। बाद में यही लोग क्या बने, देश को एक करने के लिए, जो आज के डेट में आप इटली देख रहे हो, आज के डेट में आप जर्मनी देख रहे हो, तो उनको एक करने में यहाँ पे जो मोनार्क का गवर्नमेंट था, अलग अलग पैचेस था, मतलब यहाँ अलग अलग लोग रहते थे, अलग अलग इथनिक ग्रुप के लोग रहते थे, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कल्चर, तो अलग अलग भाषा के लोग, तो उनके बीच काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट और लड़ाइयाँ होते रहता था यूरोप में, लड़ाइयाँ होती रहती थी यूरोप में। तो फिर ठीक है, तो नया मिडिल क्लास जो उभर करके आया था, उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपके लिए। क्या क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द सोशल कंपोजिशन ऑफ द मिड 18th सेंचुरी यूरोप। तो हर मैं आपको एक तरफ से सीरियल वाइज पेज भी मतलब चैप्टर भी पढ़ा रहा हूँ, साथ साथ उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, तो साथ साथ क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब आपको मैं बताया था कि यहाँ पे एक देखो कि सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में शुरू हुआ था, बाद 18th सेंचुरी, मतलब 1760s के आसपास, मिड 18th सेंचुरी। तो फ्रांस एंड पार्ट ऑफ जर्मन में बाद में आया था। तो एक क्वेश्चन आता है, आपके लिए नहीं है, जो यूपीएससी की तैयारी करता है IAS का, उनके लिए, कि इंग्लैंड में सबसे पहले ही क्यों आया था, सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंग्लैंड में क्यों आया था, या फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का कारण क्या था। तो इंग्लैंड में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था। पहला कारण क्या है, ज्योग्राफिकल कारण है, दूसरा कारण क्या है, इकोनॉमिक, तीसरा पॉलिटिकल, चौथा सोशल। थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ज्योग्राफिकल कारण क्या है कि इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा कोयला और आयरन और टिम्बर था, जो कि एक बेस गुड्स कहा जाता है, मतलब किसी भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए, इंडस्ट्री बैठाने के लिए सब चीज़ रॉ मटेरियल चाहिए। जो इंग्लैंड था, उनका जो मेनलैंड था यूरोप से काफ़ी दूर था, तो यूरोप से दूर होने के चलते देख सकते हैं आप, यूरोप से दूर था। देखो ये यूरोप से बिल्कुल दूर था, तो यूरोप से दूर होने के चलते यहाँ जो लड़ाइयाँ वगैरह हो रही थी, तो इन पर कोई असर नहीं पड़ रहा था इनका। जब लड़ाई नहीं हो रहा देश में, तो शांति से है, तो यहाँ पे अलग वो लोग तो ध्यान देगा ही अपना बिजनेस पे, इस पे। अगर किसी देश में बार बार लड़ाई होगा, सरकार बदलते रहेगा, तो वो देश क्या चला पाएगा, ठीक है। और अगला रीजन क्या है,
इंग्लैंड एक कोस्ट लाइन बहुत ज़्यादा था, देखो इसका पूरा पेरीफेरी अगर काउंट करें चारों तरफ से ये सी में कनेक्ट करता था, तो कोस्ट लाइन बहुत ज़्यादा था, ये भी एक बेनिफिट था। मतलब ये ज्योग्राफिकल कारण। इकोनॉमिक कारण क्या था कि कैपिटल बहुत ज़्यादा था इंग्लैंड के पास, क्योंकि इनके पास इंटरनेशनल है ना सी ट्रेड था, मैरीटाइम ट्रेड था, और दे ऑल्सो हैड एबिलिटी टू टेक रिस्क, मतलब रिस्क लेने के लिए बहुत ज़्यादा एबिलिटी था। गुड नंबर ऑफ बैंक्स था, तो ये इकोनॉमिक कारण होगा। पॉलिटिकल कारण क्या था कि इनके जो क्रॉन्स था, प्रिंस था, इनकी जो सरकार काफ़ी स्टेबल था, है ना। आफ्टर ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 के बाद इंग्लैंड का जो पार्लियामेंट में एक हाउस था, ठीक है, इसमें काफ़ी सारे प्रोपर्टीड क्लास भी था और बिजनेसमैन भी था, ठीक है। वो थोड़ा थोड़ा आप नोट से देख लेना। आगे सोशल फैक्टर क्या है? सोशल फैक्टर ये है कि इंग्लैंड का जो सोसाइटी था काफ़ी लिबरल था। लिबरल का मतलब जो चेंज होना चाहता हो जल्दी, ठीक है। और इनके जो एंग्लिकन चर्च था वो काफ़ी लिबरल था एज कम्पेयर टू, अगर आप देखा जाए तो रोमन कैथोलिक चर्च, जो आपको मैं दिखाया ना इंग्लैंड का कैपिटल रोम, तो उनसे ज़्यादा काफ़ी लिबरल था। मतलब नए नए आइडियाज़ और नए नए चीज़ को जल्दी ये गेन करता था, ठीक है। ये कारण हो गया छोटा छोटा, मतलब आप 10th क्लास में नहीं है, जो यूपीएससी की तैयारी करता है उनके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस आप थोड़ा समझ लो कि इंग्लैंड में सबसे पहले क्यों आया था, आप अपने स्कूल के टीचर से पूछना। चलो, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? तो ये आज के लिए ये है, मैं आप ये पढ़ूंगा और आपके लिए क्वेश्चंस ये है। देखो इससे को रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। लिबरल नेशनलिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है ना। डेवलप इन यूरोप इन अर्ली 19th सेंचुरी। यूरोप में अर्ली 19th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी का मतलब आप समझ रहे हो 1800 के शुरुआती दौर में, 1810 1815। और व्हाट डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरल नेशनलिज्म इन पॉलिटिकली। पॉलिटिकली इसका मतलब क्या है यूरोप में, और इसी तरीके से पॉलिटिकल मतलब क्या है, इकोनॉमिक मतलब क्या है ना। और इसी तरीके से एक्सप्लेन द आइडियाज एसोसिएटेड विद द लिबरलिज्म इन 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है इन एंगल ऑफ पॉलिटिकली, इन एंगल ऑफ इकोनॉमिक फील्ड, तो आपको बताना है। मतलब अलग अलग क्वेश्चंस है लेकिन सबका आंसर एक ही है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो लिबरलिज्म एक वर्ड है, लैटिन वर्ड आया है लिबर से, जिसका मतलब होता है फ्री, ठीक है। ठीक, तो आप जान सकते हैं कि जो न्यू मिडिल क्लास है, इसका आंसर पहला पॉइंट ये हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा क्या है, जैसे कि अलग अलग लोगों के लिए इनका अलग अलग मीनिंग था कि न्यू मिडिल क्लास के नज़र में लिबरलिज्म का मतलब होता है जो नया मिडिल क्लास कहाँ से आया था, आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, कि उनको अभिव्यक्ति की आज़ादी, हर किसी को अलग अलग आज़ादी मिले। मतलब उसे फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल का मतलब है कि क्या खाना है, क्या सोना, कहाँ सोना है, मतलब कौन सा काम करना है, कौन सा रिलीजन अपनाना है, कोई दखल ना दे। इक्वलिटी है ना बिफोर लॉ, मैं आपको बता ही चुका हूँ, कानून के सामने सबको बराबर का नज़रिया। पॉलिटिकली इसका मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कॉन्सेप्ट। मतलब पॉलिटिकली मतलब ये होता है कि एक ऐसी सरकार जो लोगों के कॉन्सेंट से, लोगों के मतलब सलाह मशवरे से, लोगों के है ना बैठक से बना हो, मतलब लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार हो। ऐसा नहीं है कि मतलब मनमर्जी से कोई, जैसे कि मोनार्की में था उस तरह का ना हो। तो इसका मतलब ये हो गया। ये पॉइंट नंबर फर्स्ट, ये पॉइंट नंबर सेकंड, ये पॉइंट नंबर थर्ड, ये पॉइंट नंबर फोर्थ। 19th सेंचुरी में लिबरल है ना इनवॉल्बिलिटी मतलब कोई कानून को बहुत, इनवॉल्बिलिटी का मतलब होता है कोई कानून को बहुत ही अच्छे से मानना, है ना। और प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी के फेवर में था 19th सेंचुरी में। लिबरल लोग ये भी करता था हमेशा, मतलब ये करते रहता था किस तरह का, रिवोल्यूशन करते रहता था कि भाई आप जो है ना इस तरह का कानून लेकर के आओ ताकि प्राइवेट प्रॉपर्टी को सेव किया जा सके। आपको मैं बता चुका हूँ कि नेपोलियनिक जो कोड था, है ना, नेपोलियनिक सिविल कोड, उन्होंने भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट दिया था, ठीक है। और आगे देख सकते हैं आप फिर इन इकोनॉमिक स्फीयर में क्या मतलब है लिबरलिज्म का, मतलब फ्रीडम ऑफ मार्केट, लोगों को मार्केट मतलब में बिजनेस करने का आज़ादी मिले, ऐसे मतलब जीएसटी से छूट मिले, है ना। और एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, जैसे होता है ना इंस्पेक्टर राज कि भाई देखो जीएसटी दिखाओ, जीएसटी का कागज़ दिखाओ, जीएसटी नंबर नहीं तो भाई ये होगा, अब तुम्हारा लाइसेंस रद्द हो जाता है। अब इस तरह का होगा तो लोग बिजनेस कैसे करेगा हमेशा। तो इस तरह का जो स्टेट का मतलब यहाँ गवर्नमेंट हमेशा दादागिरी करता था, मतलब टैक्स मांगता था, कितने सारे बैरियर होता था, इन बैरियर से पास करना पड़ता था, हर बैरियर में टैक्स लगता था, ठीक है। तो इस तरह का मतलब इस तरह का रिस्ट्रिक्शन हटा देना और उसे मार्केट में आज़ादी से मतलब उसे क्या मिले, बिजनेस करने के लिए एक इन्वायरमेंट मिले। इसीलिए हम बोलता हूँ इन फील्ड ऑफ मतलब लिबरलिज्म इन फील्ड ऑफ इकोनॉमिक स्फीयर, ठीक है।
मतलब मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, मतलब सामान, और कैपिटल का मतलब मनी। मनी दो तरह का होता है, एक तो कैपिटल है, एक एसेट्स। एसेट्स क्या होता है, जो आपके पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कार, आपका बिल्डिंग, ये एसेट्स, जिससे आपका मनी से मनी इनकम जनरेट नहीं होगा। लेकिन कैपिटल क्या है, जो आपने बैंक में पैसा रखा, जो आपने शेयर मार्केट में लगाया, जो आपने बिजनेस में लगाया, जिससे मनी से मनी आ सके, तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल। भारत में कैपिटल बहुत कम है, लोगों के पास एसेट्स तो बहुत है, क्योंकि लोग रिस्क लेना नहीं चाहता है। लोगों के पास आज भी अगर 100 करोड़ हो तो 2 करोड़ ही लगाएगा, 90 करोड़ अपने पास रखेगा। तो इसीलिए भारत में क्या है, बेरोजगारी है, लोगों के पास जॉब नहीं है, क्योंकि पैसे लगाता ही नहीं। तो फिर जब पैसे बैंक में रखोगे ही नहीं, या अगर शेयर मार्केट में लगाओगे ही नहीं, तो कंपनी कहाँ से लगाएगा? और कंपनी जब नहीं लगाएगा, कंपनी खुलेगा नहीं, तो कंपनी तुम्हें जॉब कहाँ से देगी, है ना। तो ये सब आदत सुधारो और अपने देश को एक अच्छी डायरेक्शन में लेके जाओ। तो इनका आंसर ये हो जाएगा आपका, ये जितने भी कलर वाले हैं, ये पॉइंट नंबर फर्स्ट, ये पॉइंट नंबर सेकंड, ये पॉइंट नंबर थर्ड, ये पॉइंट नंबर फोर्थ, और ये पॉइंट नंबर फिफ्थ। चलो अब इसके अंदर क्या है, लाइन बाय लाइन मैं आपको पढ़ के पूरे समझाता हूँ। ये तो क्वेश्चन का आंसर हो गया, अब मैं आपको पूरे लिबरलिज्म का मतलब समझाता हूँ। आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी है ना, 19th सेंचुरी में यूरोप, ये किसके साथ था, लिबरलिज्म। मतलब जो आज के डेट में देख रहे हो ना, जर्मनी हो, चाहे जर्मनी हो आज के डेट में जो आप देख रहे हो, या फिर आज के डेट का जो इटली, जो उस समय नहीं था, उस समय कितने सारे टुकड़ों में बटा हुआ था। देखो इटली स्मॉल स्टेट, कितने सारे किंगडम था, अलग अलग, 2 सिसिलीज किंगडम, यहाँ अलग किंगडम। ये जर्मनी तो है ही नहीं, लेकिन आज के डेट में जर्मनी है, जो मैं आपको मैप में दिखाया। तो ये किस लिए था, क्योंकि वहाँ लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट आया था। आपको फिर ये सब बता ही दिया कि लिबरलिज्म किस वर्ड से आया है। लिबरलिज्म मिडिल क्लास का, मिडिल क्लास में लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकली लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है। तो आप यहाँ पे एग्जांपल देके समझाया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में लिबरलिज्म का मतलब ये था कि कहने का मतलब है लिबरलिज्म का अलग अलग एंगल में अलग अलग मतलब। पॉलिटिकली इसका मतलब एक ऐसी सरकार हो जिसमें सरकार लोगों के द्वारा चुने गए हो, है ना, लोगों के कंसेंट से। और इकोनॉमिकली का मतलब क्या है कि लोगों को बिजनेस करने का आज़ादी मिले, उन पर कोई टैक्स ना लगाए, एक ही तरह का करेंसी हो, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज और गुड्स एंड कैपिटल का मूवमेंट करने के लिए उसे आज़ादी मिले, ठीक है। उसी तरीके से फ्रेंच में लिबरलिज्म का मतलब था कि ऑटोक्रेसी का दादागिरी खत्म हो, और जो क्लर्क था, है ना, क्लर्जी, नोबेलिटी, उनका जो दादागिरी चल रहा था वो खत्म हुआ और मोनार्की खत्म हो। फ्रेंच में इसका मतलब ये था। मतलब लिबरलिज्म का मतलब अलग अलग एंगल में अलग अलग होता है। वो लोग चाहता था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन की गठन हो और कॉन्स्टिट्यूशन में सरकार बने, किसके थ्रू, पार्लियामेंट के थ्रू, जैसे हमारे देश में पार्लियामेंट है। तो अभी भी इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब ये नहीं था कि यूनिवर्सल सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट, मतलब हर किसी को वोट का राइट। जो इक्वलिटी बिफोर लॉ कहाँ आया था, फ्रांस में ना। इसका मतलब ये नहीं था कि यूनिवर्सल सफरेज, कि हर किसी को वो वोटिंग का राइट मिलेगा। फ्रांस में जो लिबरल डेमोक्रेसी था, तो राइट टू वोट का मतलब था कि सिर्फ किसको राइट टू वोट, प्रॉपर्टी ओनिंग मैन में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि जो सफरेज का राइट था, मतलब वोटिंग का राइट था, किसको था, सिर्फ मेन को था, वुमेन को तो था ही नहीं। वुमेन को तो था ही नहीं। कब तक नहीं था, लगभग 1940s में फ्रांस में जाकर के वुमेन को राइट मिला वोटिंग। और मेन को था। मेन में भी दो तरह का, एक तो जो प्रॉपर्टीड क्लास है, प्रॉपर्टीड ओनिंग मैन, जिनके पास पैसे हैं, जो मिनिमम टैक्स देता है, उसको वोटिंग राइट मिलेगा। जो मिनिमम टैक्स नहीं देता है उसको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव सिटीजन। फ्रांस में उस समय मतलब जो रेवोल्यूशन हुआ था और वहाँ पे जो पार्लियामेंट का गठन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया था, तो उसमें सिर्फ एक्टिव सिटीजन को वोटिंग का राइट था। मेन विदाउट प्रॉपर्टी, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है ना, और सारे वुमेन को पॉलिटिकल राइट से अलग कर दिया गया था। सिर्फ एक छोटा सा पीरियड था। किसके बारे में पढ़ रहा हूँ, फ्रांस के बारे में पढ़ रहा हूँ कि फ्रांस में लिबरलिज्म का मतलब क्या था, ठीक है। एक छोटा सा पीरियड में, जैसे जैकोबिन्स का पीरियड था, ठीक है, उसमें ही सिर्फ सारे मेन को मिला था, मतलब इनको भी मिल गया था, चाहे आप टैक्स दो या नहीं, मेन को ही मिल गया था, ठीक है, सफरेज मिल गया था। अभी भी वुमेन्स को नहीं मिला। सबसे पहले फ्रांस में 1789 में रिवोल्यूशन के बाद जनरल स्टेट बनता है, जनरल स्टेट के बाद नेशनल असेंबली, फिर क्या बनता है, जैकोबिन्स की सरकार। तो जनरल स्टेट में सिर्फ एक्टिव मेल को, जो सिर्फ प्रॉपर्टीड मेन था, वुमेन नहीं, उसको ही मिला था वोटिंग राइट। फिर वुमेन की अगर बात करें तो वहाँ मिला ही नहीं था। लेकिन जैकोबिन्स की सरकार में मेन को मिल गया था, चाहे आप टैक्स दो या नहीं दो, लेकिन वुमेन को नहीं मिला था। बाद में जब नेपोलियन आता है ना,
नेपोलियन फिर जब आता है तो फिर सफ्रेज को लिमिटेड कर देता है और वुमेन को एक बच्चा, वुमेन को बोलता है तुम बच्चे हो और तुम किसका सब्जेक्ट हो, मतलब अपने फादर का या तो हस्बैंड का, मतलब अपना फादर जैसे चाहेगा, अगर फादर चाहेगा तो उसे प्रॉपर्टी देगा, हस्बैंड चाहेगा तो प्रॉपर्टी, मतलब हस्बैंड का प्रॉपर्टी तुम्हारा प्रॉपर्टी, फादर का प्रॉपर्टी तुम्हारा प्रॉपर्टी। नेपोलियन ने कर दिया था फिर से जैकोबिन्स को चेंज करके। पूरे 19th सेंचुरी में, 19 का मतलब 1800 से लेकर के 1899, इसे बोलता हूँ 19th सेंचुरी। तो पूरे 19th सेंचुरी में कौन रेवोल्यूशन करेगा आप बताओ, आप ही सोच के बताओ। ये वुमेन करेगा क्योंकि इसे वोटिंग का राइट नहीं मिला, और ये लोग करेगा क्योंकि नेपोलियन ने भी इनका भी वोटिंग राइट, सफ्रेज खत्म कर दिया था। तो पूरे 19th सेंचुरी और शुरू के 20th सेंचुरी, मतलब 1900 से लेकर के कुछ 1915 तक आप मान लो, यहाँ तक इस पूरे मतलब 100 साल तक लगभग वुमेन ने और जो मेन में जो गरीब लोगों थे उन लोगों ने वोटिंग राइट के लिए संघर्ष करते रहा और रिवोल्यूशन करते रहा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। इकोनॉमिक फ्रंट पे लिबरलिज्म का मतलब क्या है मैं आप बता ही चुका हूँ। 19th सेंचुरी, तो 19th सेंचुरी है ना, दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ इमर्जिंग मिडिल क्लास। मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा आया था, आपको पता ही है, ठीक है। लेटेस्ट एग्जांपल ऑफ जर्मन इसके, हाँ तो जर्मन में आप देखो, जर्मन में चलो नेपोलियन ने भी क्या किया था, लगभग 39 स्टेट को मिला करके। नेपोलियन कहाँ का था, फ्रांस का था। तो नेपोलियन ने भी मतलब जो लिबरल करने एग्जाम्पल दे रखा है सब, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है, आपका आंसर तो वही हो गया। ये सब एग्जाम्पल है कि नेपोलियन ने लगभग छोटे छोटे मतलब काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज़, मतलब ऐसे ऐसे स्मॉल काउंटलेस प्रिंसिपलिटीज़ था, उनको एक बनाया और इसी तरीके से 39 टोटल हुआ। और फिर 39 को मिला करके एक स्टेट बनाया और उनके लिए एक करेंसी और एक मेजरमेंट सिस्टम लाया ताकि लोग बिजनेस आसानी से कर सके, लाना जाना आसानी से कर सके। समझ में आया ना, हाँ या ना। 39 अलग अलग स्टेट को मिला करके नेपोलियन ने एक स्टेट बनाया था, उसे काउंटलेस था, लेकिन जो बड़े बड़े बात करें वो 39 था। फिर इनको मिला के नेपोलियन ने एक स्टेट बनाया और सबका करेंसी सेम किया, सबका वेट एंड मेजरमेंट सेम किया ताकि लोग आसानी से बिजनेस कर सके। अब अलग अलग जगह अलग अलग मेजरमेंट है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर है, तो कहीं पे 90 है, कहीं पे क्या है, मतलब वहाँ का मेजरमेंट का अलग था यूनिट। तो मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ, यहाँ का करेंसी कुछ अलग है और फिर वहाँ चले गए तो वहाँ करेंसी डॉलर में चल रहा है, इस जगह थोड़ा सा। और हर बॉर्डर में क्या लग रहा है, 5% टैक्स लग रहा है। जब टैक्स लगेगा तो कोई कैसे बिजनेस कर सकता है, फिर बिजनेस आगे होगा ही नहीं। तो इन सब रिस्ट्रिक्शन को हटाना, दैट इज इन इकोनॉमिक फील्ड में मार्केट का फ्रीडम मिलना, ठीक है, इनसे बिजनेसमैन काफ़ी खुश हुआ होगा। तो जर्मनी का एग्जांपल लेके दे रखा है कि जर्मनी में 1833 में अगर कोई हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग जाता है तो 5 कस्टम बैरियर से पास करना पड़ता था। 5 कस्टम बैरियर मतलब बॉर्डर, 5 बॉर्डर से पास करना पड़ता था। हर बॉर्डर में 5% टैक्स लगता था। इसी तरीके से दे रखा है कि हर किसी का वेट एंड मेजरमेंट अलग था। यहाँ एक LA बराबर 54 सेंटीमीटर, तो कहीं एक LA बराबर 55 सेंटीमीटर। पीछे के वीडियो में बता चुका हूँ। ये सब कहाँ था, जर्मनी में, ठीक है। तो जर्मनी में जो न्यू कॉमर्शियल क्लास आया, मतलब जो नया इंडस्ट्रियलिस्ट आया, उन्होंने क्या किया, जो इस तरह का अनहिंड्रेड मूवमेंट ऑफ गुड पीपल एंड कैपिटल, वो चाहता था कि ये जो हमारा पूरा जर्मनी है, इसमें जो छोटे छोटे टुकड़े में हर अलग अलग जगह पे अलग अलग मेजरमेंट सिस्टम, एक LA बराबर कहीं 54 है, कहीं 55 है, कहीं 65 है, कहीं 54 है, तो इनको एक किया जाए। तो फिर इनको एक किया गया, मतलब इनके जो मिडिल क्लास थे उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया, ठीक है। और हर जगह जो टैक्स लगा था, बॉर्डर टैक्स जिसे हम बोलते हैं कस्टम ड्यूटी या फिर कस्टम बैरियर, इनको ख़त्म किया जाए। तो फिर वहाँ के जर्मनी की सरकार ने, जो पर्सिया है ना, आप देखो पर्सिया ये जर्मनी है आज के डेट में, ये पर्सिया के जो गवर्नमेंट था, इनकी मदद से यहाँ पे एक मतलब क्या बनाया, कस्टम यूनियन, जिसे हम जोल्वेरिन कहते हैं, कस्टम यूनियन बनाया जर्मनी में। नेपोलियन का 39 स्टेट का कॉन्फेडरेशन अलग था, ये जर्मनी में क्या बनाया, जोल्वेरिन या कस्टम यूनियन बनाया। किसके मदद से, पर्सिया के मदद से। और फिर वहाँ क्या किया, यूनियन है ना, एबोलिश टैरिफ बैरियर, मतलब हर बॉर्डर में जो टैक्स लग रहा था, कस्टम ड्यूटी लगता था, उसे ख़त्म किया। और नंबर ऑफ करेंसीज लगभग 30 से ज़्यादा करेंसीज था, उसे कितने करेंसी में कन्वर्ट किया, लगभग इतने सारे, मतलब जर्मनी में 30
से ज़्यादा करेंसी चल रहा था। उस 30 से ज़्यादा करेंसी को 2 करेंसी में कन्वर्ट किया। मान लो भारत में 28 स्टेट है, हर स्टेट का अलग अलग करेंसी होता है, हर स्टेट में अलग अलग मेजरमेंट। मान लो उत्तराखंड में 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, वो यूपी में मान लो 90 होता, 90 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो कोई बिजनेस कर पाता? नहीं कर पाता। यूपी का अलग करेंसी, वहाँ का उत्तराखंड का अलग करेंसी, नहीं हो पाता। अगर बॉर्डर में टैक्स लगता दबा के, तो फिर यहाँ से बिजनेसमैन यहाँ से सामान लेके बेचने जाता, क्योंकि उनका तो इतना ज़्यादा टैक्स लगता, सामान महंगा, तो यूपी में कोई खरीदता ही नहीं। तो इसी तरह का मतलब जर्मनी में भी किया था। क्या किया था जर्मनी में? जॉल्वेरिन या फिर कस्टम यूनियन का गठन किया था। लगभग 30 से ज़्यादा करेंसी था, उसको 2 करेंसी में कन्वर्ट किया था। इसी तरीके से, क्योंकि इससे क्या होगा, गुड्स का, सामान का, लोगों का, कैपिटल का मतलब मनी का आसानी से आवाजाही हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हो जब रेलवे बना तो रेलवे ने और क्या कर दिया, मोबिलिटी फास्ट कर दिया, मतलब गुड्स एंड सामान का, कैपिटल गुड्स का आना जाना बहुत तेज हो गया। और उसी तरीके से जब इकोनॉमिक लोगों के पास पैसा आया तो क्या बना, ये लोग बिजनेसमैन माना, नए नए आइडिया, नए नए बुक्स पढ़ा, फिर इनके अंदर एक क्या जगह, देशभक्ति की भावना जगह। और यही इकोनॉमिक नेशनलिज्म, जब लोग पैसे वाले बना तो फिर इनके अंदर क्या आया कि अरे यार हम लोग एक लैंग्वेज वाला, फिर बहुत मतलब पैसा आया तो बहुत ज़्यादा दिमाग खुल गया। फिर इन्होंने बाद में आगे चल के क्या किया, इस पूरे जो आज के डेट में इस तरह से बिखरे पड़े हैं ना, उन सबको एक किया। मतलब कहने का मतलब सिंपल तरीका से कि इतने सारे जो बिखरे पड़े हैं ये सब, ठीक है, अलग अलग स्टेट है, सॉरी ये इटली देखो कितने सारे टुकड़े में बटे हुए, ये जर्मनी है ही नहीं। तो इन सब को उन्होंने क्या किया, एक किया। जब इनके पास पैसा आया तो फिर इनके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, फिर इनके पास दिमाग खुल गया, नए नए आइडियाज़ आया, हिस्ट्री पढ़ा और कल्चरल मूवमेंट पढ़ा। फिर इन्होंने क्या किया, एक जर्मनी का और एक इटली का गठन किया इकोनॉमिक लिबरलिज्म आने के बाद। ठीक है, तो आई होप कि आपको लिबरलिज्म का मतलब समझ में आएगा। लिबरलिज्म का मतलब अलग अलग मतलब होता है अलग अलग लोगों के लिए। फ्रांस में अलग था, है ना, पॉलिटिकल एंगल से देखें तो अलग है, मतलब एक ऐसी सरकार बने जो लोगों की मदद से बने। इकोनॉमिक स्फीयर से देखें तो अलग है, फ्रांस में देखो तो अलग है, जर्मनी में देखें तो अलग है। ठीक है, एग्जाम्पल दे दे के हम पढ़ें। ठीक है, समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अलॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।